जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की सीरीज आपके लिए काफी अहम और महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से हम लोग आपके लिए यूपी टेट गणित की सीरीज शुरू करें। सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गणित से डर लग रहा है तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। अगर गणित नहीं आती है, गणित को लगता है कि हम स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश के साथ सारी क्लासेस पढ़नी चाहिए। ये सीरीज शून्य से शिखर की तरफ ले जाने के लिए, गणित में 25 प्लस स्कोर के लिए ये सीरीज आपके लिए तैयार की गई। ये पूरा नोट्स जो है ई-लर्निंग विद दुर्गेश के, जो मेरे द्वारा आपके लिए निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में मैं अपने बचे हुए समय में से आपके लिए एज ए गेस्ट के रूप में इस चैनल के माध्यम से आप तक गणित की सीरीज पहुंचाने के लिए प्रयासरत हूं। और कोशिश रहिएगा, आपका साथ रहा तो ये सीरीज बहुत आसान लगेगी। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, जहां जरूरत पड़ेगी उसे लिखते चलेगा, स्क्रीनशॉट करते चलेगा। जो ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये सीरीज थोड़ी सी बड़ी होगी, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर हमें और आपको पढ़ने को मिलने वाली है। तो ये जो संख्या पद्धति पहला अध्याय होगा, पहली वीडियो लेक्चर होगी, जो हम जूनियर और प्राइमरी दोनों के लिए मिलाकर पढ़ेंगे और पूरे थियरी के साथ साथ देखते चलेंगे कहां से प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्न आए थे। अगर यहाँ पे देखें तो ये दुर्गेश ई-लर्निंग विद दुर्गेश द्वारा यूपी टेट की विशेष वस्तु गणित है। अगर पाठ्यक्रम देखें तो इस पूरे सेशन में लोग को पढ़ने क्या वाले हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है कि भाई अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब किस चीज की तैयारी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें जो आज पढ़ेंगे वो संख्या पद्धति पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना है, जहाँ पे हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्याओं को पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद स्थानीय मान और अंकित मान। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? स्थानीय मान और अंकित मान। संख्याओं की संरचना और समझना, माने संख्याओं की जो संरचना और समझना है, इसको भी हम लोग यहाँ से पढ़ते चलेंगे। साथ ही साथ विशेष संख्या जैसे सम संख्या, अभाज्य, भाज्य संख्याएं, अविभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। इस पूरे सीरीज में कुछ अहम बातें हैं। हर प्रस्तुति में यूपी टेट परीक्षा में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मैंने जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न रहे हैं उसको भी हम आपके साथ लेकर चलेंगे। उदाहरण, अवधारणा, चित्र और शॉर्ट टेक्स्ट भी इसमें हम लोग शामिल करके लेके चलेंगे। हम और आगे चलते हैं, देखेंगे। ये तो हो गया क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? माने गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती कहाँ शुरू होती है? एक से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह बढ़ते जाइए। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है। सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो अनंत होती है। तो दो प्रश्न आपकी परीक्षा में तैयार हो गए कि प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, इन्हें कहते हैं। अब कुछ चीजें हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अनंत होता है। कुछ बातें, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता, इनमें शून्य नहीं होता, ये 1 से प्रारंभ होती है, ये ध्यान रखना जरूरी है। अगर शून्य लग जाएगा तो वो पूर्ण संख्या हो जाएंगी। माने प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर शुरू होती है, इसलिए गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे इसका यूज जो होगा वहां हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पढ़ने योग्य है। पूर्ण संख्या, जीरो सहित प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहते हैं। माने जीरो सहित प्राकृतिक संख्या, जीरो सहित गिनती की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसमें कुछ की पॉइंट है जो आपको याद करना है, वो देख लेते हैं। जैसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। हर प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, माने जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, क्योंकि प्राकृतिक पूर्ण संख्या में बस इतना अंतर है कि पूर्ण संख्या 0 सहित प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, माने 0 सहित गिनती की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन हर पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया और स्पष्ट कर दिया। यूपी टेट का सवाल भी आ चुका है इसमें से। देखिए प्रीवियस ईयर 2016 प्राइमरी में पूछा प्रश्न है। क्या पूछा है? किस प्रकार की संख्या, माने 0 किस प्रकार की संख्या है? तो अभी आपको समझ में आ गया कि 0 पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या तो समझ में आ गया कि 0 पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या भी है। कैसे? कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 0 कैसे एक परिमेय संख्या है। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? आपके मन में सवाल आ रहा है कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो ये देखते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। इसमें धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों होते हैं। मतलब अगर देखिए, अगर संख्या रेखा पर ये देखिए, ये 0 है, 0 के जब दाईं तरफ बढ़ते हैं तो आप देखेंगे 1 2 3 4 अनंत तक आएंगे। बाईं तरफ आते हैं तो -1 -2
-3 -4 इस तरह बढ़ते जाते हैं। तो हमने देखा कि पूर्णांक सभी प्राकृतिक संख्याओं, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का एक समुच्चय होता है। तो हमने देखा कि जीरो के, ध्यान दीजिएगा, जब हम ये पूर्णांक अनंत रूप से दोनों दिशाओं में फैले, अनंत रूप से दोनों दिशाओं में पूर्णांक फैला है, माने इधर भी अनंत है इधर भी अनंत है। अब कुछ प्रश्न है जो आपको जानना है, पढ़ना भी है। प्रश्न क्या है, देखिए, सबसे छोटी धन पूर्णांक 1, सबसे छोटी धन पूर्णांक 1, सबसे बड़ी धन पूर्णांक अनंत, सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक तो -1। ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक -1 होती है, ठीक। सबसे छोटी ऋण पूर्णांक अनंत होती है। जैसे अगर किसी बच्चे को एक -1 नंबर मिला, एक को -6 मिला, ज्यादा किसको मिला? इसको मिला ना, कहेंगे ये तो बड़ा है। तो -1 माने ऋण 1 सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक है और सबसे छोटी ऋण पूर्णांक जो है वो अनंत होती है। एकदम याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। यहां पे दिया भी है, सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है। सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं -1 2 3 भी पूर्णांक है। अच्छा, ये नोट्स वगैरह के लिए अगर चाहिए तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी। हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि पूर्णांक की कुछ विशेषताएं हैं जो परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। उन विशेषताओं को भी पढ़ना जरूरी है। आप इनकी स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। देखिए, दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होता है। दो पूर्णांकों का योग हमेशा पूर्णांक होता है। 5 में अगर -3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि जब पद समान हो, चिन्ह विपरीत हो, तो उसको हमेशा जोड़ेंगे और बड़े पद में से छोटे पद को घटाकर बड़े पद का चिन्ह रखेंगे। 5 प्लस है और 3 माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे तो बड़े पद में से छोटे पद को घटाएंगे। 5 प्लस है -3 है ना, हाँ, तो 2 आएगा और बड़े पद का चिन्ह रखेंगे +2 लिखो ना लिखो माना जाता है। तो माने दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होता है। आपको दिख रहा होगा, दो पूर्णांकों का गुणनफल भी हमेशा एक पूर्णांक होता है। दो पूर्णांकों का अंतर भी हमेशा एक पूर्णांक होता है। माने दो पूर्णांकों का गुणनफल, अंतर और जोड़ हमेशा पूर्णांक होता है। ऐसा प्रश्न आपके यूपीटीटी में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं कहां पूछा गया था। अब आपको सामने आ गया होगा, देखिए, यूपीटेट पीवाईक्यू 2018 जूनियर में पूछा प्रश्न है, यदि ए और बी पूर्णांक है तो ए माइनस बी हमेशा क्या होगा? यदि ए और बी पूर्णांक है तो ए माइनस बी हमेशा क्या होगा? तो याद रहे, एक पूर्णांक होगा। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा सभी क्या होंगे? पूर्णांक। अगर ए और बी पूर्णांक है तो ए और बी का अंतर क्या होगा? पूर्णांक। मतलब पूर्णांकों का अंतर भी पूर्णांक, गुणनफल भी पूर्णांक और जोड़ भी पूर्णांक होता है। ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में आए तो आप विकल्प को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम देखेंगे परिमेय संख्याएं। अब सवाल आएगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अब आपके मन में तुरंत आ जाएगा सर कि हम वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, माने Q का मान 0 किसी भी दशा में नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं। माने P/Q के रूप में जैसे 3/4, ये क्या हो गया? 2/5, 5/7, ठीक है, 17/3, ये सब क्या है? एक परिमेय संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि Q का मान 0 ना हो। अब सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। जैसे अब देखिए -2 है, इसका बटा 1 लिखा जा सकता है। इसका बटा कुछ नहीं होता, उसका बटा 1 या हर एक हो सकता है। तो ये क्या हो गया? ये ऋण पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या है। अब केवल 5 है, इसका भी बटा लिख सकते हैं। माने प्रत्येक ऋण पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है, प्रत्येक धन पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है और 0 के बटा भी 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जानते हैं P/Q में Q का मान 0 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है। इसलिए सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी, माने 0 भी एक परिमेय संख्या होगी। लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए चल रही है। अगर आप टेट पास करने के लिए इस सीरीज को पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स क्लास खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। जिन्होंने क्लास ज्वाइन किया होगा उनको भी मिल जाएंगे। मेरी क्लासें निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हमेशा आपके लिए रहेंगी। आगे बढ़ते हैं हम। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, ये आप जानते हैं, क्योंकि सभी भिन्न P/Q के रूप में होती हैं। सभी
परिमित दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या होती है। परिमिति दशमलव, आवर्ती दशमलव माने शांत अशांत दशमलव। जैसे अगर दे दिया जाए 0.333 के ऊपर बार लगा है, माने 0.3 के ऊपर बार लगा है, ये हो जाएगा 1/3, 1/3 p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर 2/5 है, 2.5 है, तो इसे हम 25/10 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के नीचे एक अंक है तो 10 यानी 25/10। तो यहाँ पर हम जानते हैं 2.5 भी एक परिमेय संख्या है। 0.333 अगर 3 के ऊपर बार है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब 1/3, यह भी एक परिमेय संख्या है। ये लिख लीजिएगा, यह आपको चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं हट जाऊँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप नोट्स आपके पास होंगे तो ये मिल जाएंगे, परेशान होने की बात नहीं है। अब जैसे उदाहरण 1/2 परिमेय संख्या, माने 3/4 परिमेय संख्या, 5/1 परिमेय संख्या, 0.25 परिमेय संख्या, 0.333333 क्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण हैं। अब पूर्णांक के रूप में है, जैसे सभी पूर्णांक मैंने बताया, अगर 5 है तो उसका बटा लिख सकते हैं, -5 है उसका भी बटा लिख सकते हैं, 0 है उसका भी बटा लिख सकते हैं। माने प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं आगे हम एक पूर्णांक नहीं हो सकता। भिन्न के रूप में 2/3, -4/9, 7/2 भिन्न के रूप में जो संख्या होती है वो भी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। दशमलव के रूप में जैसे 0.5 है तो 1/2 लिख सकते हैं, -0.25 है तो -1/4 लिख सकते हैं, यह भी एक परिमेय संख्या होगी। 0.333 है 1/3, यह भी एक परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये चीजें याद रखिए कि परीक्षा आजकल ट्रेंड बदल गया। अब देखिए, अब यूपीटेट प्राइमरी में एक सवाल पूछा था प्रीवियस पेपर में, क्या पूछा था 2021 के यूपीटेट में, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। विकल्प ए कर्ण में 2, कर्ण में 2 का मान निकालेंगे तो परिमेय संख्या नहीं, कर्ण में 2 अपरिमेय संख्या है। 3/7 एक परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, कर्ण में 3 यह भी अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या केवल 3/7 है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ? यह प्रश्न आपके यूपीटेट में पूछा हुआ है। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अब आपके मन में आएगा सर कि अपरिमेय संख्या क्या है। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें देख लीजिए, सभी अपरिमेय वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। जैसे कर्ण में 2 का मान बाहर नहीं निकल पाएगा, कर्ण में 3 का मान बाहर नहीं निकल पाएगा पूरी तरह से, एकदम 7 3 2 आएगा। तो कर्ण में 5 का मान पूरा, लेकिन अगर कर्ण में 4 है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, कर्ण में 16 है तो इसकी वैल्यू 4, कर्ण में अगर 25 है तो इसकी वैल्यू 5। तो यहाँ पे हमने देखा कर्ण में 2, कर्ण में 3, कर्ण में 5, यह एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी बड़ी बात यहां देख लीजिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई स्वयं अपरिमेय है, लेकिन जो पाई का मान है 22/7 वह एक परिमेय संख्या है, उसे p/q के रूप में लिखा जा रहा है। ई नेपियर संख्या एक परिमेय अपरिमेय संख्या, ई जो नेपियर संख्या होती है वह एक अपरिमेय संख्या होती है। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स आप सभी के लिए है जो मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आप गणित में अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़ रहे हैं तो सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अनावर्ती दशमलव अपरिमेय संख्याएं होती हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देख लीजिए, जो ये पाई है ना, ये अपरिमेय है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7 वह परिमेय संख्या होती है। समझ गए? पाई स्वयं तो अपरिमेय है, लेकिन इसका जो मान होता है वह एक परिमेय संख्या होता है। यूपीटेट 2019 में एक सवाल पूछा गया है, पाई किस प्रकार की संख्या है? तो आप क्लियर है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान है 22/7 वह एक परिमेय संख्या है। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय, माने वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसमें r सभी परिमेय संख्याएं, u सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु को दर्शाती है। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण नोट लिख लीजिएगा, सभी वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। सभी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, किंतु
लेकिन सभी वास्तविक संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लीजिएगा या आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी आपको जो सही लगे वो आप कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप इसे वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इन्हें स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक दिया गया, ट्रिक लिख लीजिएगा, वैसे नोट्स आपके पास होगा, नोट्स में ट्रिक होगा। स्थानीय मान, स्थानीय मान में देख लीजिएगा आप लोग, किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान उसकी स्थिति की आधार पर निर्धारित होता है। जैसे स्थानीय मान निकालें, अंक उसकी स्थिति का मान, जैसे इसमें 7 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक, 37,542 है, तो 7 गुणे उसकी स्थिति क्या है, 1 2 3 4 अंक पर 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो अब इसमें गुणा कर देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से गुणा कर देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 2 3 से इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 7,000। दूसरा तरीका स्थानीय मान निकालने का है, जैसे कोई संख्या दे दिया जाए, इसमें 3 का स्थानीय मान पूछ देते हैं, 3 लिख दीजिए। उसके दाईं तरफ कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक, तो 5 0 1 2 3 4 5 लड्डू लगा दीजिए, इसका स्थानीय मान निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से स्थानीय मान दिया गया है। आगे हम सवाल में जब हम लोग एमसीक्यू या पीवाईक्यू लाएंगे तो हम इस तथ्य को समझ लेंगे। अभी हम केवल थ्योरी पर फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, नोट, किसी भी अंक का स्थानीय मान हमेशा इकाई के स्थान से दाईं ओर से बाईं ओर इस तरह 1 10 20 बढ़ता जाता है। तो आप सॉल्व करेंगे समझ में आ जाएगा। अंकित मान, फेस वैल्यू किसे कहते हैं, इसके कई नाम होते हैं, तो इसलिए इसकी अंग्रेजी देख लीजिएगा। स्थानीय मान को क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू, ठीक, और उसको कहते हैं फेस वैल्यू, अंकित मान को फेस वैल्यू। कई बार नैज मान किसे कहते हैं, इस तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये कई उपनाम भी होते हैं, ठीक। जब डेली क्लास में रेगुलर रहेंगे तो हम जब इसकी प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे तो वहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे इसमें क्या है कि अंकित मान क्या होता है, किसी भी अंक का अंकित मान वह मान होता है जो स्वयं अंक प्रदर्शित करता है। जैसे इसमें 4 का अंकित मान क्या होगा, 4 ही होगा। 7 का अंकित मान 7, 6 का अंकित मान 6, माने स्वयं संख्या का जो वास्तविक मूल्य होता है वही उसका, माने किसी अंक का अंकित मान वह मान होता है जो अंक स्वयं प्रदर्शित करता है, ठीक, उसको कहते हैं अंकित मान। अंग्रेजी उसका फेस वैल्यू। कई बार क्या होता है इसके नाम बदल जाते हैं, परीक्षा में सवाल आते हैं तो उसकी अंग्रेजी वाली जो सवाल प्रश्न होता है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अंकित मान अंक का अपना मूल्य, जैसे 4325 माने 4325 में 5 का अंकित मान 5, 2 का अंकित मान 2, 3 का 3, 4 का 4, माने प्रत्येक अंक का वही मान होगा जो अंक होगा। तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा। एक यूपी टेट में सवाल पूछा है, 9876 में 7 का अंकित मान और स्थानीय मान बताइए। तो अंकित मान स्वयं और संख्या हो गई, मतलब 7 हो गया, और दहाई के स्थान पे तो 70, ठीक। जैसे कई बार सवाल आता है, एक सवाल लिखिएगा, इस संख्या में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा। दिए गए संख्या में 3,76,521, 3,76,521 में 3 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या होगा। तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो लिख देंगे, 3 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, और इसका जो अंकित मान है 3, ये घटा दीजिए, जो इसका उत्तर आएगा वही आपका आंसर होगा। देख लीजिएगा, क्योंकि अंकित मैंने आपको पहले बताया ना, ये देखिए, ये घटा दीजिए 3, तो जो इसका उत्तर आएगा वही आपका सही होगा। अंकित मान स्वयं संख्या होती है। कमेंट्स करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो को चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं भी स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर, जो मैंने वही बताया, अब वही इसमें अंतर के रूप में आ गया है। स्थानीय मान अंक की स्थिति पर निर्भर करता है, अंक गुणे उसकी स्थिति का मान। एक ही अंक का स्थानीय मान अलग अलग संख्याओं में भिन्न भिन्न हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपका है अंकित मान। अंकित मान में क्या है देख लीजिएगा एक बार आप लोग, जो लोग वीडियो देख रहे हैं।
अंक की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, एक ही अंक का अंकित मान हमेशा समान रहता है। ठीक, चाहे जहां लिख दीजिए उसकी वैल्यू वही रहेगी। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, अगर आपको न समझ में तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, हम आपको दोबारा बता देंगे स्थानीय मान और अंकित मान से प्रश्न कैसे आते हैं। देखिए 7839 में अंक 8 का स्थानीय मान और अंकित मान क्या होगा? 8 सैकड़े पर है तो अंकित मान उसका 8 ही होगा, लेकिन स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। दूसरा सवाल है आपके सामने, संख्या 2,65,734 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 6 का स्थानीय मान आप निकाल लेंगे। एक इसी टाइप का यूपी टेट का PYQ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा 2022 जूनियर में पूछा सवाल है। उम्मीद करते हैं आप इस सवाल का जवाब दे लेंगे। कह रहा है संख्या 8,47,629 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा? सरल सवाल है, और अगर इसका अंकित मान पूछता तो स्वयं संख्या हो जाती 4। ठीक, लेकिन स्थानीय मान पूछा तो 40,000। सम और विषम संख्या, इसके लिए देखिए जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिनके इकाई का अंक ये आएगा वे सभी संख्याएं सम संख्या होंगी, जिनके इकाई का अंक ये आएगा वे सभी एक विषम संख्या होंगी। तो क्लियर हो गया। सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। सभी सम संख्या क्या होती है? 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। ठीक है, सामान्य रूप से 2n, जहां n एक पूर्णांक है। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है सम संख्या का। 2 सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होती है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम संख्या होता है। अगर इस तरह के सवाल आए 2 सम संख्याओं का योग, जैसे एक संख्या 2 हो गई, दूसरी संख्या 4, कितना आ गया? 6। मतलब 2 सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होगी। गुणा पूछ लिया जाए तो 2 गुणे 4, 2 चौक 8, सम, माने 2 सम संख्याओं का गुणनफल भी हमेशा सम संख्या होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब विषम संख्या ऑड नंबर में देखिए, इवन ऑड में वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती या जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वे संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। सामान्य रूप से 2n+1, जहां n एक पूर्णांक हो, यहाँ विशेषता इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है। 2 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होती है। इसको भी चेक कर लें, जैसे 3 और 5, 5, 3, 8 या 3, 5, 8 एक सम संख्या, माने 2 विषम संख्या का योग एक सम संख्या होती है। अब गुणनफल देख लीजिए, 3 गुणे 5, 3, 5, 15, माने 2 विषम संख्याओं का गुणनफल एक विषम संख्या होती है। यहाँ पे लिखा गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं या इसकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। सम संख्या विषम संख्या का कुछ नियम, देखिए इस तरह के जो नियम है वो प्रैक्टिस में कर लीजिएगा तो आपको आसान लगेगा। जैसे कह दिया जाए योग के आधारित, सम प्लस सम माने 2 + 4 क्या आएगा? 6। सम माने सम में जोड़ेंगे सम आएगा। विषम धन विषम, विषम मतलब 3 धन 5, कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं, मतलब मैं एक छोटा संख्या ले रहा हूं 8, माने 2 विषम संख्याओं का योग सम संख्या। सम में विषम जोड़िए, माने 2 में 3 जोड़िए, तो सम में अगर विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा। तो आप देख रहे हैं परीक्षा हल में अगर ये आपको याद ना रहे तो जैसे प्रश्न कहे वैसे करके आप चेक कर लेंगे तो आपकी प्रश्न कभी गलती नहीं। गुणा आया है, सम गुणे सम माने 2 गुणे 4 दूनी 6 सम ही आएगा। विषम गुणे विषम माने एक संख्या 3 एक संख्या 5, 5 या 15 विषम माने विषम गुणे विषम विषम। सम गुणे विषम, सम माने 2 विषम माने 3 दूनी 6 सम आ गया ना। तो इस तरह के सवाल को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यूपी टेट में यहां सवाल आ चुका है। क्या पूछा सवाल? देखिए यूपी टेट 2018 में पूछा सवाल है, यदि 2 विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब इसको लगाने का तरीका क्या है ये मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। यहां भी देख लीजिए, हम लोग ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 2 विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। जब 2 विषम संख्याएं हैं का गुणनफल एक विषम संख्या है, इसका मतलब क्या है, उनका योगफल क्या होगा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं 11 गुणे 13 क्या हो गया? 143 में 2 विषम संख्याओं का गुणनफल 143 हो गया। गुणनफल निकाल लिया, इन दोनों का योग क्या होगा? 11 धन 13 24। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 24। ये आपके यूपी टेट का पूछा सवाल है। ठीक, बाकी जब हम इसके पेपर को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हम और चीजें आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक, उसके लिए रेगुलर क्लास में बने रहेगा। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, ये ताकि निःशुल्क क्लास सभी लोगों तक पहुंच सके और देश हित राष्ट्र हित का जो सपना है वो पूरा हो सके। एकदम बेसिक से है, शून्य से शिखर की ओर ले जाने वाला गणित है, लेकिन उसके लिए आपको एकदम क्लास में बने रहना होगा। वीडियो बड़ी होगी, मैंने आपको पहले बता दिया था शुरू में ही। अब देखिए अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं, माने अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 1 से कटती हैं
या स्वयं से करती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। माने ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से करती हैं, इसके अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होती या नहीं करती, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? ये सवाल यूपीटेट का पूछा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, क्योंकि एक न तो भाज्य होती है न भाज्य होती है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है। 2 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम और अभाज्य हो। ठीक, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी। आप एग्जांपल में देख सकते हैं 2, 3, 5, 7 ऐसे करके। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होगी। ठीक, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगी। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? आप कमेंट करके बताइएगा 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। एक सवाल पूछा जाता है 1 से लेकर 25 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप कहेंगे सर 9 संख्याएं होती हैं। कई बार उनका यूपीटेट में पूछा योग क्या होगा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि 1 से लेकर 9 तक के 1 से लेकर 25 तक के अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। योग करके बताइएगा। उसका औसत पूछ लेता है, तो योग मतलब योग कर देंगे, 9 संख्याएं होती है, मैंने औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो जितना टोटल है उसमें 9 से भाग दे दीजिए। 1 से लेकर 50 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि परीक्षा में जब सवाल आए तो आप गलती ना करें। एक और सवाल आप बताइएगा 1 से लेकर 75 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 एकमात्र सम अभाज्य है, एक न तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, ऊपर मैंने आपको बता दिया। अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला अनंत होती है, ये आप जानते रहिएगा। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक से भी कटती हैं, स्वयं से करती हैं, उसके अलावा भी किसी अन्य संख्या से करती हैं, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4, 6, 8, 9। एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9। एक अंक की विषम या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, एक अंक की विषम भाज्य संख्या, तो विषम और भाज्य 9 होगी। 9 देखिए एक सबसे छोटी है जो विषम है और भाज्य भी है। 9 से छोटी कोई भाज्य संख्या ऐसी नहीं है जो विषम संख्या भी हो। ठीक है, अगर शब्दों में मुझे हेरफेर आपको न समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मैं और स्लो पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये सब प्रश्न आते हैं इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 4 के अलावा सभी सम संख्याएं भाज्य हैं। 4 के बाद जितनी भी सम संख्याएं आती है सब भाज्य। हर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। माने हर भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 भी अभाज्य 2 अभाज्य, माने 2 घाते 2 भी अभाज्य है। तो ये सब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ताकि आपको परीक्षा में कभी सवाल है ना, तो अभाज्य संख्या कुछ विशेषता होती है। विशेषताओं को देख लेते हैं। अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड। अद्वितीय माने 60 का अगर आपको गुणनखंड करना होता है तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए ये दोनों अभाज्य है, ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य, माने 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 5 बराबर 60। अब यहां देखेंगे क्या है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में एक ही तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, जैसा कि ऊपर आपने देखा। अभाज्य युग्म माने ऐसी 2 भाज्य संख्या जिनका अंतर 2 है, जिनका अंतर 2 है। जैसे 3, 5, 11, 13, 17, 19। क्या इसके अलावा भी कोई अभाज्य युग्म होता है? कमेंट करके बताइए। माने ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। 2 और 3 को छोड़कर सभी अभाज्य युग्म में एक सम और एक विषम संख्या होते हैं। इसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अनंत अभाज्य संख्या माने अभाज्य संख्याओं की संख्या अनंत। यूक्लिड का प्रमेय 100 तक माने 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। देखिए यहां नोट्स में है। अब देखिए यूपीटेट का पूछा सवाल है। यूपीटेट 2019 फरवरी में पूछा है 1 से लेकर 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये सवाल यूपीटेट के पूछे सवाल, इसलिए मैं आपके लिए ऐसे सीरीज लेकर आता हूं ताकि आप यहां से पढ़ें, सीखें और फिर गलती ना करें। 100 तक की अभाज्य संख्याएं यहाँ पे लिखी हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पूछ सकता है एक बार। क्या पूछेगा? देखिए कट रहा है थोड़ा सा ना, इसलिए आपको रुक जाइए।
कट रहा होगा, अब दिख रहा है, देखिए 2 दिख रहा है ना, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एक अंक की, 7 एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, 11 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 97 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, गलती नहीं होगा, एक बार देख लीजिएगा। यूपिटेट में पूछा सवाल है 50 से छोटी अंतिम अभाज्य संख्या कौन सी है? 50 से छोटी तो 47। 50 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? यूपिटेट 2020 जूनियर का पूछा सवाल है। 50 से छोटी अभाज्य संख्या 47। 99 छोटी अभाज्य संख्या, ये 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। ठीक, जैसे 99 97 96 98 एग्जाम्पल ऑप्शन दे सकता है। विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। अगर आप मेरी क्लास पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे बार बार कहूंगा कि आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी तो जरूर होना चाहिए। फिर मेरी क्लास में, खासकर मेरी क्लास में अगर आप बैठे हैं तो 2 विभाज्यता का नियम, जैसे कोई संख्या दे दिया जाए, जैसे ये दे दिया जाए, ठीक, अब ये संख्या किस संख्या से भाग दे दे पूरी तरह से कट जाए या विभाजित हो जाए, तो हम उसकी इकाई का अंक देखेंगे। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, अगर इनमें से कोई किस संख्या की इकाई का अंक हो, उस संख्या को 2 से भाग देंगे, पूरी तरह से भाग लग जाएगा, शेष नहीं बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसकी इकाई का अंक 6, इसकी इकाई का अंक 2, मतलब दोनों संख्याएं क्या थी? 2 से विभाजित हो। तो जितनी भी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं वो 2 से विभाजित हो जाती है। अब देखिए, क्योंकि सम संख्या की भी इकाई का अंक यही होता है 0 2 4 6 8। ठीक है, मतलब यहां तक समझ में आ गया। 3 से विभाज्यता का नियम, जैसे अब इतनी बड़ी संख्या दी गई है, अब इसको भाग देना है, कटेगा कि नहीं कटेगा कैसे चेक करेंगे? 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 और 9 को एक साथ समझिएगा, 3 और 9 को एक साथ समझ लीजिएगा। जैसे इन संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब जैसे 3 और 7 है, 3 धन 7 धन 2 धन 3 धन 1 1 धन 2, 7 3 7 10 2 12 3 15 16 2 18। 18 क्या है? 3 से कट जाएगा, इसका मतलब इस संख्या को अगर 3 से भाग देंगे तो यह संख्या भी कट जाएगी। 9 का भी क्या है? यदि किसी भी दी गई संख्या का अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाती है तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। मान इसका योग अगर 9 से कट रहा है तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक, जैसे देखते हैं, ये 384 दिया गया, अभी 384 क्या 3 से कट जाएगा? चेक करके बताइए। अब इसके अंकों का योग करेंगे, 3 8 3 8 11 11 4 15 15 3 से कट जाएगा, 3 5 15। इसका मतलब इस संख्या को 3 से भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम यही है, किसी भी दी हुई संख्या के कुल अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। यदि किसी भी दी हुई संख्या के कुल अंकों का योग 9 से विभाजित होती है तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 216, इसको योग करिए, 2 1 3 और 6 9, 9 क्या है? 9 से कट जाएगा, मतलब 216 भी 9 से कट जाएगा। फिर देखिए 729, 9 से कट जाएगा, 7 2 9 9 18, इसका मतलब संख्या 9 से भी कट जाएगी। और जो संख्या 9 से कट जाएगी वो 3 से भी कट जाएगी, क्योंकि 3 के पहाड़े में भी वो आती है। लेकिन जो संख्या 3 से कटेगी वो जरूरी नहीं है कि 9 से भी कट जाए, लेकिन 9 से कटने वाली सभी संख्याएं 3 से भी जरूर से जरूर कट जाएंगी। अब एक संख्या में बताइए, क्या ये 9 से कट जाएगी? यहां दिख रहा है आपको, यहां लिखा है, देखिए अब ये संख्या है 6,43,041। क्या यह संख्या 9 से कट जाएगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो 4 से विभाज्यता के नियम देख लीजिएगा। 4 का समझ लीजिए, किसी भी दी हुई संख्या की इकाई का अंक यदि 4 से विभाजित हो जाएगी तो संख्या 4 से कट जाएगा। जैसे उसकी में इकाई और दहाई का अंक देखना है। अब देखिए 37,104 था, इसमें इकाई का अंक 0,4 है। ठीक है, अब 0,4 4 से कट जाएगा, हाँ, इसका मतलब संख्या भी 4 से कट जाए। बहुत बड़ा संख्या कोई लिख दे, जैसे यहां लिख जाए अब इसकी इकाई दहाई देखिए, इकाई दहाई क्या है? 28। इकाई दहाई से बनने वाली संख्या यदि 4 से कट जाएगी, इस संख्या को भाग अगर देंगे तो संख्या पूरी तरह से
4 से कट जाएगी। अगर ये 8 का नियम होता तब 8 के लिए क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, जैसे कोई संख्या दे दिया जाए, जैसे इतनी बड़ी संख्या है, ये 8 से कटेगी कि नहीं, 8 से विभाजित होगी कि नहीं, इसको क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। 4 के लिए केवल इकाई दहाई, 8 के लिए इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों देखना है। अब ये संख्या की इकाई दहाई सैकड़ा से बनने वाली संख्या क्या है, 512। 512 8 से कट जाएगी, कहीं यहां से कट जाएगी, इसका मतलब यह संख्या भी 8 से क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो अब यहां तक क्या आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम समझ में आ गया है? तो कमेंट करके बताइए ताकि हम इस सेशन को और आगे लेकर चल सकें। अब विभाज्यता का नियम आगे है, 5 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ये आपके नोट्स में पूरा होगा, उसे याद कर लीजिएगा। ठीक, मैं यहाँ पे केवल समझा दे रहा हूं। जैसे कोई संख्या आपके सामने है, आप देखिए इसके इकाई अंक क्या है, 0, ये संख्या 5 से कट जाएगी। और 10 का भी नियम है, यदि किसी संख्या इकाई अंक में 0 है तो संख्या 10 से कट जाएगी। अब जैसे 83,425 में इकाई अंक क्या है, 5, इसका मतलब है संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेंगे। जैसे सम संख्या हो, उनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से कट जाएगी। जैसे यहां देखिए 3,744, क्या यह संख्या 6 से विभाजित होगी? देखिए पहले संख्या देखिए 2 से विभाजित हो रही है, हाँ, क्योंकि 6 का क्या है, 2 गुणे 3, माने जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेंगे वो संख्या 6 से कट सकती हैं। अब इकाई अंक 4 मैंने 2 से कट जाएगी। 3 से विभाजित होगी नहीं, 3 से विभाजित होगी कि नहीं ये मैंने पढ़ाया है, इसको जोड़िए, 3 7 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 3 से कट जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 3 और 2 दोनों से कट रही है, मतलब 6 से भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगी, इसको याद रखिएगा। 8 से विभाज्यता का नियम मैंने ऊपर पढ़ा दिया। अब यूपी टेट प्राइमरी का पूछा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? 6 से विभाज्य का मतलब क्या है, जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। मैंने इकाई का अंक पहले तो सम संख्या होनी चाहिए, तो ये 335 ये हो ही नहीं सकता। ठीक, 228 इकाई का अंक 8 है, ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, चेक कर लें, 2 2 4 और 8 12, इसके अंकों का योग 12 हो रहा है, 3 से कट जाएगी, मतलब संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है, मतलब ये उत्तर आपका सही है। अब 222, ये इकाई का अंक 2 है, ये भी कट रही है, 2 3 6, मतलब ये संख्या भी 6 से आपकी कट रही है, मैंने ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे क्या था, 212 था, ठीक, गलती से टाइप होने समय 222 हो गया। ठीक है, अगर 222 होता तो विकल्प सही होता। 134 में देखिए ये इकाई का अंक 2 है, ये 2 से तो कट जाएगी, 3 से कटेगा कि नहीं चेक करते हैं, 1 3 4 4 8, 8 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 2 से तो कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, मतलब इसके 2 उत्तर हो गए, क्या क्या, एक 222 दूसरा 228। यहाँ पे थोड़ा प्रश्न टाइप करने में गलती हो गई थी, इसी वजह से नहीं तो एक ही उत्तर था। तो ये क्या था, यूपी टेट 2020 प्राइमरी का पूछा हुआ सवाल है, मतलब हम आपके लिए वही प्रश्न वही टाइप का लेकर आ रहे हैं जिस तरह के आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब विभाज्यता के नियम 11 में क्या है, अल्टरनेट करते हैं। 9 से विभाज्यता के नियम मैंने पढ़ा दिया, 10 में क्या है, इकाई अंक 0 होना चाहिए। अब देखिए 11 विभाज्यता के नियम देख लीजिएगा, सम और विषम संख्या के योग का डिफरेंस, जैसे देखिए ये संख्या है, इसको चेक करना है 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको अल्टरनेट संख्या एक एक छोड़कर जोड़ेंगे। देखिए 3 एक अंक छोड़ के जोड़िए, फिर इसको एक अंक छोड़ के जोड़िए। अब यहाँ देखिए इसको इसमें जोड़िए, इसको इसमें जोड़िए, ऊपर देखिए 3 3 6 5 11, नीचे देखिए 4 4 8 5 13। इन दोनों का डिफरेंस यदि 11 से कटेगा, माने डिफरेंस मतलब 11 माइनस 13, 2 आया नहीं, इसका डिफरेंस या तो 11 आए या तो 0 आए या 11 के पहाड़े में आए, तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे 1331, डिफरेंस देखिए, इसको इसमें जोड़े, इसको इसमें, 3 1 4 3 1 4, इसका डिफरेंस क्या आएगा, 0, इसका मतलब यह संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। और कोई संख्या लेते हैं, ये संख्या चेक करते हैं क्या 11 से विभाजित हो जाएगी, एक अंक छोड़कर, 5 को 5 में जोड़िए, 7 को 7, 5 5 10, 7 7 7
14, डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का, ये कटेगा नहीं, 11 से विभाजित नहीं होगी। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यह संख्या 11 से कट जाए कि नहीं इसको चेक करना है। आइए देखते हैं, एक अंक छोड़िए, 9 4 13, 5 3 8, नहीं कटा। देखिए दूसरा एग्जांपल लें, अब इसमें देखिए 4 4 8, 5 3 8, इनका डिफरेंस कितना आया 0। इसका मतलब संख्या 11 से भाग देंगे तो भाग लग जाएगा। या तो 0 है या 11 है, 11 का गुणा, जैसे 11 22 33 44, अगर आएगा तो संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे 121 है, ये क्या हो जाएगा 1 1 2, डिफरेंस 2। ठीक है, इस तरह अगर सवाल परीक्षा में आएगा तो ध्यान दीजिएगा गलती ना होने पाए। ठीक, अगर आप कहें तो मैं और एग्जांपल करा दूं, क्योंकि 11 एग्जांपल आपको थोड़ा समझना जरूरी है। ठीक है, हाँ 1 मिनट हो गया। इसको इरेज कर देंगे तो आपको संख्या आ जाएगी कहीं। जैसे 2728, इसको देखिए 7 2 9, 2 2 4 और 8 7 15, 2 2 4, डिफरेंस 15, कितना आया 11। इसका मतलब 2728 भी कट जाएगा। ठीक, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। 11 वाला मैं और समझा दे रहा हूँ कि 11 वाला और 9 वाला बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें खाली स्थान दे देगा और पूछेगा, तब उस समय गलती ज्यादा होती। एक स्थान छोड़कर उसका योग करके उसका डिफरेंस निकालना होता है। जैसे आप लोग कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे मैं आपको दिखा दूं, ताकि आप प्रैक्टिस रहेगी तो आप कर पाएंगे। मेन गणित प्रैक्टिस पर ही है। गणित सबको बहुत लोग को डर लगता है। चलो एग्जाम्पल में नहीं है, सर्च कोई चीज करिए जल्दी नहीं मिलता। अब दिमाग से बना बना के लिखे तो भले आए, कहीं तो ऐसे ही करें। अब लग रहा होगा ना कि काफी लंबा समय से ले रहे हैं। जैसे देखो 34,595, 34,595 11 से विभाजित होगा, चेक करो। एक अंक छोड़कर देखो, इसको इसमें जोड़ो, इसको इसमें, 3 5 8 5 13, एक अंक छोड़ के 9 4 13, डिफरेंस 0। इसका मतलब संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। 56,749, 56,749, इसको भी डिफरेंस करके देखो, इसको इसमें जोड़ो, इसको इसमें, 7 5 12, 12 9 21, 6 4 10, डिफरेंस कितना है 11। यह संख्या 11 से कट जाएगी, इसका मतलब है संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। या तो 0 आए या 11 का गुणा जाए। ठीक, वो संख्या क्या होगी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, से 9,87,000, 9,87,654 11 से विभाजित हो जाएगी, चेक करो। एक अंक छोड़कर, 9 7 16, 16 5 21, 8 6 14, 14 4 18, 9 7 16, 16 5 21 हो गया। अब यहाँ 8 6 14, 14 4 18, इसका डिफरेंस नहीं आ रहा है। कितना आ जाता है 9,87,000
654, 9,87,000। तो एक अंक छोड़कर करेंगे ना, तो 9 7 चलिए, ये संख्या 9 से 11 से नहीं कट रही है, इसका डिफरेंस नहीं आया। एक और संख्या लेते हैं, 8,89,000, 89,786। इसको देखो, 8 9 8 17, 9 8 7 15, 15 6 21, 9 8 17 नहीं आया, तो ये भी विभाजित नहीं होगी। अब देखिए एक संख्या और लेते हैं, 2,34,000, 2,34,256। इसका भी देखिए अपोजिट बजाइए, 4 2 6 6 5 11, 11 आ गया। इधर से देखो, 3 2 5 5 6 11, शून्य है। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। एक एक अंक छोड़कर, एक अंक छोड़कर सम और विषम संख्या के जो अंक होंगे उनका अंतर अगर शून्य या 11 गुणा जाएगा तो संख्या विभाजित हो जाएगी। 4,56,852। देखिए 6 4 10, 10 5 15 आ गया। फिर नीचे देखिए 8 5 13, 13 2 15। इसका भी डिफरेंस शून्य आ गया, मतलब ये संख्या भी 4,56,852 भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ये थे 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक है, जो मैंने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार आप कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए एक सवाल पूछा है यूपी टेट जूनियर में कि 9 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए। 9 से विभाजित होने वाली संख्या आपको बतानी है। क्या है इसमें, कौन संख्या 9 से विभाज्य है, विकल्प दिया है यहाँ पे। अब इसको जोड़कर देखना है किस संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है। जैसे ये देखिए 2,469, 4 2 6 4 10 9 19, इसका योग 19 आ रहा है, नहीं कटेगा 9 से। 2 4 6 6 5 11 9 20, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 4 2 6 3 9 9 18, इस संख्या 9 से कट रही है, मैंने 2,439 इस प्रश्न का उत्तर होगा। मैंने दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो रही है तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब संख्या पद्धति की महत्वपूर्ण जो ट्रिक है, ठीक है, वो ट्रिक आप यहां से देख सकते हैं। ये ट्रिक आपके काम आने वाले हैं। और इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो करिएगा, ठीक। हाँ, नोट संबंधित कुछ चाहिए तो ई लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के। जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग पे दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे। तो वहां पर आपको सभी क्लास की लिंक, वीडियोज, नोट्स आपको मिलती रहेगी। मेरी क्लासेस बड़ी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है। संख्याओं का वर्गीकरण कैसे याद रखेंगे ये आप देख लीजिएगा। अपरिमेय संख्या पहचानने का ट्रिक, कड़ी में 2 3 5 अपरिमेय होते हैं, लेकिन कड़ी में 4 9 16 परिमेय होते हैं, क्योंकि ये क्रमशः 2 3 4 निकाल आएंगे। विभाजक नियम मैंने ऊपर बता दिया। 3 9 के लिए अंकों का योग, 2 5 10 के लिए अंतिम अंक देखना होता है, 4 8 के लिए अंतिम 2 3 अंक देखना होता है। ये तो ऊपर मैंने आपको बता ही दिया था। स्थानीय मान, अंकित मान, शीघ्र गणना टिप्स। स्थानीय मान निकालना, किसी भी स्थान का मैंने बताया ना, अंक लिखिए, उसके बाद जितनी संख्या उतना लड्डू लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, अंक ये हो गया। दूसरा क्या है, संख्या जांच, विभाज्यता के नियम कैसे जांचते हैं। 3 9 के लिए अंकों का योग, 11 से लिए सम विषम अंकों का योग, अंकों का अंतर। यूपीटेट का सवाल पूछा है, यूपीटेट 2019 का, 1729 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान 700। अब यहां से अभ्यास प्रश्न, तो अभ्यास आपको करना है। अगर आप कहें तो मैं इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। इसकी अभ्यास आप लगाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए मेरे पढ़ाने के बाद, ठीक, ताकि ये लगे हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें दिया है संख्या 7,43,982 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा। 4 के बाद कितनी संख्याएं हैं, देखो ये लगाना होगा। इस तरह के सवाल, इस तरह के सवाल आपको लगाना। 4 के बाद कितने संख्या है, 1 2 3 4, 1 2 किसका पूछा है, 4 का, तो 1 2 3 4, 4 के बाद 4 0, देखिए 1 2 3 4 0, एकदम ट्रिक है, मतलब तुरंत आप इसका उत्तर बताइए। उसी तरह एक सवाल है, इसमें 3 का अंकित मान क्या होगा, 3 का अंकित मान 3 ही होगा। मैंने किसी यहाँ देखो 3 का अंकित मान क्या होगा, 3 ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अंकित मान जो फेस वैल्यू होता है वही होता है। कर्ण 25 किस प्रकार की संख्या है, कर्ण 25 इसका मान 5 आएगा, तो यह परिमेय संख्या है। कई संख्या है, यह एक परिमेय संख्या हो गई, ठीक। ये मैंने पढ़ाया है सब। 58,473 इकाई के स्थान से दाहिने तीसरे अंक का, दाहिने तीसरे अंक का स्थानीय मान क्या होगा, दाहिने तीसरा 1 2 3, दाहिने तीसरा 4 है, 4 का स्थानीय मान है 400 होगा। तो देखिए किस तरह के प्रश्न को घुमाकर पूछा है।
इसलिए मैं कहता हूं अगर डेली क्लास में रहेंगे, पूरी सीरीज आप पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। इसकी अवधारणा विश्लेषण कैसे पढ़ना, पूर्णांक, पूर्णांक में परिमेय, प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्या होती है, ये परिमेय, ये हम लोगों ने देखा समझा। इसकी अवधारणा को अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं और आगे पढ़ाने का, बताने का प्रयास करूंगा। ठीक, अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे तो हम इसका भाग 2 लेकर आएंगे। जो मैंने पढ़ाया है इससे जुड़े हुए एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे। लेकिन कब, जब आप डेली क्लास में बनेंगे, कमेंट करके बताएंगे, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोग को शेयर करेंगे तो मैं इसका अगला भाग लेकर आऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं सही पढ़ा रहा हूं, आपके काम का है, तो मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए विशेष संख्याएं क्या होती हैं, जैसे वर्ग संख्या। किसी संख्या का स्वयं से गुणा करने पे जो प्राप्त संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 वर्ग है, सॉरी 1 वर्ग है। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9। तो ये क्या है, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, ये वर्ग है। किसका वर्ग है, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, 36, ये 6, माने ये क्या है, ये वर्ग संख्याएं हैं। ये क्या है, वर्ग संख्याएं हैं। ठीक, जैसे 49, ये क्या वर्ग संख्या, किसका वर्ग है, ये 7 का। ठीक, त्रिभुज संख्या, प्रथम n, इसे क्या कहते हैं, वर्ग संख्या। त्रिभुज संख्या क्या होती है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग को हम त्रिभुज संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 6, 10, 5, 15। जैसे इसमें देखिए 1, 2, 3, ये देखिए इन दोनों का योग क्या होगा, 3 होगा। समझ गए। अब देखिए इसके बाद 4, 5, 6, अब इसका योग करिए कितना आता है, 4, 5, 6। तो ये 6, फिर 10, 15, इस तरह बढ़ता जाएगा। देख रहे हैं, 1, 3, 6, 10, 5, ये 15 क्या होगा, ये बढ़ता है। मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो इस तरह से होता है। समझ गए, नहीं समझे, फिर से मैं समझा दूं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये गिनती है। अब देखो 1, 2, 1 में 1 जोड़े 1 हो गया, 1 में 2 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, इस 3 को 3 जोड़ोगे 6 हो गया, इस 6 में 4 जोड़ोगे 10 हो गया, 10 में 5 जोड़ोगे 15 हो गया, 15 में 6 जोड़ोगे 21, 21 में 7, 28। तो ये इसको कहते हैं त्रिभुज संख्या। क्या कहते हैं, त्रिभुज संख्या। ये पूछा जाता है प्रश्न, मैं अभी दिखाऊंगा। पहली 3 पूर्ण संख्याएं बताइए, यूपी टेट प्राइमरी 2018 में पूछा है, पहली 3 पूर्ण संख्याएं बताइए। तो देखिए उत्तर क्या होगा, 6, 28, 496, 6 के भाजक 1, 2, 3 है। ठीक, इसका योग 3 होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। अगर आपको न समझ में तो कमेंट करेंगे, मैं बताऊंगा। पूर्ण संख्याएं जिनके उचित भाजकों का योग स्वयं के बराबर हो, देखिए पूर्ण संख्या क्यों, देखिए वर्ग संख्या हो गई पूर्ण संख्या, जिनके उचित भाजकों का योग स्वयं संख्या के बराबर हो। अब जैसे 6, देखिए 6 को विभाजित कौन कौन करेगा, 1 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी और 6 से विभाजित होगी। अब इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। देखिए ये 1, 2, 3, 1, 2, 3 से विभाजित होगी ये। अब देखिए 1 धन 2 धन 3 का योग क्या हो जाएगा, 6, 2, 1, 3, 3, 6 हो गया ना। 28 देख लो, 28 में क्या होगा, 28 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2, 1, 4, 7 और किससे कटेगा, 14। हाँ वो तो क्या, देखिए 4, 1, 5, 7, 12 और 14, 28। देखें मतलब इसके जिस संख्या से कट रहा है उसका योग क्या हो रहा है, उसके बराबर हो रहा है। देखिए 28 को देखिए, मैं फिर से दिखा दूं आपको। यहाँ देखो 28 है ना, 28 1 से कटेगा, 28 2 से कटेगा, 28 4 से कटेगा, 28 7 से कटेगा, 28 14 से कटेगा। इनका योग देखो 2, 1, 3, 3, 4, 7, 7, 14, 14, 28 आ गया ना। इसको कहते हैं पूर्ण संख्या, माने जिनके उचित भाजकों का योग स्वयं संख्या के बराबर हो। यूपी टेट का पूछा प्रश्न है, देखो यूपी टेट का यहाँ पूछा सवाल, 1 मिनट दिखा दें मैं आपको। आप लोग लगता है वीडियो को शेयर नहीं किए। अब देखिए ये देखिए, ये पूछा यूपी टेट 2018 में। पहली 3 पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, 6, 28, 496, ये 6 हो गई, 28 हो गई, 496 हो गई। इसको याद रख लीजिए, सीधा परीक्षा में पूछ लेते हैं। देखिए 6 क्या है, इसका जो
जिस संख्या से कटे 1 से कटेगी 2 से 3, इनके अंकों का योग 6 होगा। 28 भी मैंने बता दिया। इसका ट्रिक है, आगे मैं पढ़ाऊंगा जब तो आप आएगा। एक सवाल है एलसीएम एचसीएफ, एक अलग चैप्टर्स है, इन्हें मैं अलग चैप्टर में पढ़ाऊंगा एलसीएम एचसीएफ को। ठीक, अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि नहीं आप पढ़ना चाहते हैं हमसे और आप यूपी टेट की तैयारी पूरी करने चाहते हैं तो आप वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एक और चैनल है जिस पर मैं रेगुलर क्लासेज निःशुल्क जिस पर मेरी रहती हैं, यूपी टेट 2.0 विद दुर्गेश सर, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। तो इसको भी मैं आगे बढ़ा दूंगा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं को वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जो सभी संख्याओं से विभाजित हो, ठीक है, तो इसको भी मैं आगे बता दूंगा। एलसीएम एचसीएफ का उदाहरण क्या है तो आप जानते हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं जानते होंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। देखिए सवाल यूपीटेट जूनियर में पूछा है 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा तो 72 होगा। पिछले वर्षों के यूपीटेट के जो प्राथमिक के प्रश्न थे आप कहें तो मैं उसको सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है, जो यूपीटेट में पूछे गए थे। आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे होंगे तो मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। देखिए यूपीटेट 2016 में पूछा था, जीरो किस प्रकार की संख्या है? जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या, ए और बी दोनों, और बी और सी। तो यहां जानिएगा इसमें प्रश्न डी होगा, दोनों बी और सी। बी और सी माने ये पूर्ण संख्या भी है और परिमेय संख्या भी। जीरो क्या है? पूर्ण और परिमेय दोनों प्रकार की संख्या है। एक सवाल है पूछा यूपीटेट 2017 में, 9876 में 7 का अंकित मान क्या होगा? स्वयं संख्या 7 होगा। यूपीटेट 2021 में पूछा, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? कर्णिम 2 3/7, पाई कर्णिम 3, तो 3/7 परिमेय है, कर्णिम 2 अपरिमेय, पाई अपरिमेय, कर्णिम 3 अपरिमेय। पाई का मान अगर 22/7 होता तो परिमेय होता। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 3/7। अब यूपीटेट जूनियर में पूछा है ए और बी पूर्णांक है तो a - b हमेशा क्या होगा? पूर्णांक होगा। पाई किस प्रकार की संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, अगर इसका मान होता 22/7 तो परिमेय होता। दिख रहा है ना? यूपीटेट 2022 का पूछा सवाल, 4 का स्थानीय मान, 4 के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 बस 4000, 40,000 ना। 4 के बाद कितनी? 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 4 के बाद 4 0 लिख दो, क्या हो जाएगा? 40,000। तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया। संख्या पद्धति से अभ्यास करना है तो देख लीजिएगा, जीरो किस सेट में शामिल है? प्राकृतिक है, पूर्ण है कि परिमेय है? तो पूर्ण और परिमेय माने बी और सी। 15 किस प्रकार की संख्या है? पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक है, अपरिमेय। देखो पूर्ण और पूर्णांक है, पूर्ण भी है पूर्णांक भी है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? प्रश्न नंबर 2, 15 किस प्रकार की संख्या है? कमेंट करके बताइए, इतना मैंने पढ़ाया है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, तो दोनों है, तो ये हो जाएगा बी और सी है कि ए है केवल? अपरिमेय तो है नहीं। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी परिमेय। डी में क्या है? बी और सी, बी और सी पूर्णांक और अपरिमेय। तो 15 क्या है? पूर्ण संख्या है और पूर्णांक दोनों है। चलो 4/5 किस प्रकार की? इसमें देखिए यही होगा ना, इसमें देखिए थोड़ा सा विकल्प में 15 किस प्रकार की संख्या है ये देखो आपको बताना है। ये पूर्ण संख्या भी है, जीरो से प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्णांक भी है, धन पूर्णांक है ये, तो ये दोनों है, ए और। एक संख्या है प्रश्न नंबर 3, 4/5 किस प्रकार की संख्या है? ये एक परिमेय संख्या है। उत्तर भी दिया है, देखो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर क्या है? बी, पूर्णांक। चलो इधर भी संख्याएं हैं। कर्णिम 16 किस प्रकार की संख्या है? कर्णिम 16 वैल्यू 4 आएगी तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा और पूर्णांक भी है, माने ए और बी दोनों। पाई किस प्रकार की संख्या? पाई अपरिमेय है। सबसे छोटी पाई की संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पाई की संख्या 0। क्या प्रत्येक पूर्णांक परिमेय होता है? हाँ या नहीं? क्या प्रत्येक पूर्णांक परिमेय होता है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। हाँ मैंने पढ़ाया आज। कर्णिम 2 किस प्रकार की संख्या? कर्णिम 2 अपरिमेय है। 7 किस प्रकार की संख्या है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। प्राकृतिक है, पूर्णांक है, परिमेय, उपरोक्त सभी। 7 प्राकृतिक भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय भी है, क्योंकि इसका बटा 1 लिखा जा सकता है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। 1 किस प्रकार की संख्या है? 1 परिमेय है, पूर्णांक है, दोनों या कोई नहीं? कमेंट करके बताइए 1 क्या है? पूर्णांक, परिमेय दोनों या बी और कोई नहीं? ए और बी है कि कोई नहीं? कमेंट करके बताइएगा इसका जवाब। दिख रहा है ना? 7 किस प्रकार की संख्या है? इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जब पीडीएफ आपको मिलेगी पीडीएफ संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं क्या क्या इसमें।
संख्या पद्धति यूपीटेट परीक्षा में प्रत्येक वर्ष 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आप कंफर्म मान लीजिएगा। इस सीरीज से आपके 2 से 4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। संख्याओं के वर्गीकरण, स्थानीय मान, अंकित मान, विभाज्यता के नियम, सर्वाधिक टॉपिक्स आते हैं। हर साल अभाज्य संख्याओं एलसीएम एचसीएफ संबंधित कम से कम एक प्रश्न जरूर होते हैं। परीक्षा में गलतियां अक्सर परिमेय और परिमेय संख्याओं के वर्गीकरण में होता है। विशेष संख्याएं, वर्ग, घन, पूर्ण संख्या से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्ण संख्याओं के विस्तृत अध्याय, संयोग, क्लोजर। पूर्ण संख्याओं का योग और गुणज हमेशा एक पूर्ण संख्या हो देता है। अगर आप कहेंगे तो इसकी सीरीज की स्लाइड मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। घातांक, परिमेय, घातांक के उदाहरण, घातांक और मूल, ये सब मुझे पढ़ाना है ना। तो आप 1 से लेके, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, 1 से लेकर 30 तक का वर्ग आप याद रखना और 1 से लेकर 15 तक का घन। अगर आप रेगुलर क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो ठीक, उसको आगे मैं बता दूंगा। विभाज्यता के गुण ऊपर मैंने आपको बताया है। इसका मतलब क्या है, मैं इस सेशन को, जैसे आप पूछा है यूपीटेट प्राइमरी 2021 में, यदि कोई संख्या 6 और दोनों विभाज्य है तो निम्न में किससे विभाज्य होगी? 24 से होगी, ये भी मैं बता दूंगा। विभाज्यता के शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे हैं। ठीक, अन्य विशेष संख्याएं, फिबोनाची संख्या, माने ऐसी संख्या है जहां हर संख्या पिछली 2 का योग होती है। जैसे 0 1 का योग 1 होगा, इसे कहते हैं फिबोनाची संख्याएं। 1 2 3, 3 2 5, 5 3 8, मतलब जिन अपने आगे 2 का योग होती हैं स्वयं, उन्हें कहते हैं फिबोनाची संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम जगह आपको मिलता है। ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में ही आपको मिल पाएगा, इसलिए इसको आप ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। क्रम गुणित, क्रम गुणित क्या होती है ये देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे 5 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, इसको 120 आएगा, इसको क्रम गुणित कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रम गुणित, फैक्टोरियल संख्या इसे कहा जाता है। अभाज्य युग्म क्या होता है? ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनका अंतर 2, जैसे 3 5 11 13 17 19। ठीक, संख्याओं के गुण पर अभ्यास प्रश्न, कौन संख्या 11 से विभाज्य होगी? इस प्रश्न आपको दिख रहा है तो मैं दिखा दूं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? संख्या 15 25 45 का एलसीएम क्या होगा? ठीक, ये आपको सॉल्व करके इसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। संख्या 24 36 48 का एचसीएफ क्या होगा? 32 गुणे 2 माइनस 1 गुणे 41 का मान क्या होगा? बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसका उत्तर यहाँ पे है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का 4.5 कितना आ रहा है? ठीक, जो भी आएगा। अब संख्या पे सवाल है। ठीक, संख्या रेखा, संख्या रेखा सीधी रेखा जिस पर संख्याओं को क्रमानुसार दर्शाया गया है। शून्य मूल बिंदु होता है, धनात्मक दाईं तरफ, ऋणात्मक बाईं तरफ, मैंने पढ़ाया है। दो संख्याओं के बीच की दूरी उनका निरपेक्ष अंतर कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद कर लीजिएगा। यूपीटेट पूछा सवाल यहां से है कि संख्या रेखा पर -5 और 3 के बीच की दूरी क्या है? तो याद रखिए -5, 5 बाएं जाएंगे, 3 प्लस जाएंगे, 5 3 8, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 8। इसे कहते हैं निरपेक्ष मान निकालना। ठीक, उसे कहा जाता है, याद रखिए, निरपेक्ष अंतर, उसे निरपेक्ष मान कहा जाता है। यहाँ तो मैं इसको ड्रा करके दिखा दूं। वर्ग और वर्गमूल ये भी आगे हम लोग पढ़ाएंगे। घन घनमूल भी आगे पढ़ाना है। संख्याओं का गुणधर्म, ठीक, तो गुणधर्म में भी ऊपर मैंने सवाल बताया है। अच्छा, ये आप कहें तो मैं पढ़ा दूं। यहाँ देखिए, यहाँ से यूपीटेट के सवाल आए हैं। बोधमास का नियम, ये मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, दशमलव, एक टॉपिक दशमलव में ये भी पढ़ाऊंगा। दशमलव गणित, भिन्न भी पढ़ाऊंगा, भिन्न गणित। अभ्यास प्रश्न क्या है, अब चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिए अगर आपको साफ दिख रहा हो। ठीक है, ये स्मरण कैसे होगा? संख्या का वर्गीकरण, विभाज्यता के नियम आपको याद करना, वर्ग और घन आपको याद करना है। ठीक, परीक्षा में आसान हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अभाज्य संख्याएं 2 एकमात्र अभाज्य संख्याएं, 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1000 तक 168 अभाज्य संख्याएं होती है। लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 1 से लेकर 1000 तक में कुल 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये नोट डाउन करके रख लीजिएगा। वर्ग, वर्गमूल, परिमेय संख्याएं, विभाज्यता के नियम से, ये देखो याद करने वाले ट्रिक हैं। संख्याओं को लिखे बहुत महत्व, परीक्षा में समय कैसे होता है, कैसे हल करना होता है। ठीक, संख्या पद्धति का महत्व क्या है, यूपीटेट में कैसे 2-4 सवाल हर बार पूछे जाते हैं। विशेष शिक्षण में क्या महत्व होता है इसका देख लो, संख्या पद्धति का। बच्चों को संख्या ज्ञान नए ढंग से सिखाने के लिए स्वयं का ज्ञान स्पष्ट होना आवश्यक। गणित की भाषा के रूप में संख्याओं ज्ञान आवश्यक है। संख्या और धारणाओं को रोचक तरीके से सिखाने के कौशल का हिस्सा है। परीक्षा में ध्यान देने योग्य बातें क्या होती हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है? एलसीएम एचसीएफ हो गया। ई लर्निंग विद दुर्गेश, आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि मेरी क्लासेज आपको यहाँ पे निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में मिलती रहेंगी।
आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। इसके बाद ये आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े रहेंगे तो ठीक है, टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे दुर्गेश सर बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, ठीक है, जहाँ पर सभी क्लासेज आपको फ्री मेरे द्वारा मिलती रहती हैं। और एक बात ध्यान रखना है कि एक नया यूट्यूब चैनल हमने शुरू किया है, यूपी टेट 2.0। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, जहाँ आप यूपी टेट के सभी क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करिएगा, अगर ज़्यादा लोग तक जाएगा तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, इसके आगे के टॉपिक पर। अगला संख्या पद्धति का पार्ट 2 में लेकर आऊंगा, फिर उसके बाद उसकी एमसीक्यू लेकर आऊंगा। मतलब मैं जितना पढ़ाता जाऊंगा उसके साथ में एमसीक्यू कराता चलूंगा। ये सीरीज कैसा लगा, कुछ कमी हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ताकि मैं इससे बेहतर बनाने और पढ़ाने का प्रयास करूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हाँ, नोट्स के लिए कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, अगर आपका नंबर दिख रहा हो। मैं यहाँ पे बड़ा लिख दे रहा हूँ, दिख रहा है? ठीक, नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। मेरा उद्देश्य आप तक ज्ञान पुंज पहुंचता रहे और अपनी तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और इसकी नोट्स आपको पूरी मिल जाएगी टेलीग्राम में या ई लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज पर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे तो मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगा, ठीक है। बाय बाय।